नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं अनूप मल्टीपर्पस इंग्लिश क्लासेज और मैं अनूप हूँ। ठीक है, आपको मैं इस वीडियो में टेंस वॉइस एंड वर्ब का क्लास नंबर 3 प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसके पहले हमने क्लास 1 और क्लास 2 में मतलब कि पार्ट 1 तथा पार्ट 2 के वीडियो में स्ट्रक्चर नंबर 1 तथा स्ट्रक्चर नंबर 2 के बारे में डिटेल दे दिया है। ठीक है, हम लोगों ने स्ट्रक्चर नंबर 1 सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था। स्ट्रक्चर नंबर 2 उसी का पैसिव था, सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस V3 प्लस Y प्लस ऑब्जेक्ट। और हमने उसमें जाना कि किस प्रकार से V1 का यूज किया जाता है, किस प्रकार से V5 का यूज किया जाता है, किस प्रकार से उसका एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट किया जाता है, किस प्रकार से कॉमन एरर सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक्स या क्लोज टेस्ट में स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर 2 को यूज किया जाता है। आइए अब आगे जानते हैं कि टेंस वॉइस एंड वर्ब में स्ट्रक्चर नंबर 3 को किस प्रकार से सेंटेंस में यूज किया जाए। तो सबसे पहले आप जानिए कि स्ट्रक्चर नंबर 3 टेंस का क्या कहता है। ठीक है ना, स्ट्रक्चर नंबर 3 कहता है सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस नॉन या एडजेक्टिव। जी हाँ, ये स्ट्रक्चर आपके माइंड में होना चाहिए। स्ट्रक्चर नंबर 3 क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस नॉन या एडजेक्टिव। नाउ अब देयर इज अ क्वेश्चन कि किस सब्जेक्ट के साथ इज का यूज किया जाए, किस सब्जेक्ट के साथ एम का यूज किया जाता है और किस सब्जेक्ट के साथ आर का यूज किया जाता है। तो इसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं प्रत्येक स्ट्रक्चर्स में इसके बारे में जिक्र करता चला जाऊंगा और जिन लोग का इंग्लिश बिल्कुल ही वीक है उनके लिए भी ये काफ़ी यूजफुल है। ठीक है, तो इसलिए कोशिश कीजिए कि वीडियो को अंत तक देखिए और जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ताकि जो हम वीडियो अपलोड करें उसका लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार से इज का यूज किया जाए, किस प्रकार से एम का यूज किया जाए और किस प्रकार से आर का यूज किया जाए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इज किस किस सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है। तो जब आप सेंटेंस को ही से स्टार्ट करते हैं, सी से स्टार्ट करते हैं, इट से स्टार्ट करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं, तो उसके साथ आपको क्या यूज करना है? इज यूज करना है। यदि आप इज को छोड़कर आर यूज कर देते हैं तो वो सारा क्या हो जाता है? इनकरेक्ट हो जाता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट है क्या। तो मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 के वीडियो में इसके बारे में डिटेल बता दिया है, लेकिन फिर भी आप लोग समझ ले कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है। द वर्ड और थिंग दैट इज वन इन नंबर इज सेड टू बी सिंगुलर सब्जेक्ट। जिससे किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसको हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं जो दिखने में क्या लगते हैं? प्लुरल लगते हैं, लेकिन होते क्या है? वो सिंगुलर होते हैं। जैसे आपको IC असेंडिंग वर्ड्स वाले सब्जेक्ट्स होते हैं, है ना, मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे केवल दिखने में प्लुरल लगते हैं लेकिन होते सिंगुलर है। इसलिए उन सारे सब्जेक्ट के साथ आपको क्या लगाना है? इज लगाना है। इसी प्रकार से आपको बीमारियों का जो नाम होता है, डिजीज का नाम, DISEASES, डिजीज का जो नाम होता है वो भी दिखने में प्लुरल लगते हैं लेकिन होते क्या है? सिंगुलर। अब वो कुछ एग्जाम्पल भी देख लीजिए। जैसे मम्स है, MUMPS, ये क्या लग रहा है? दिखने से लग रहा है ना कि प्लुरल सब्जेक्ट है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। और किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो हम लोग यूज करते हैं वो कैसा वर्ब यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब। अब EJMR में सिंगुलर कौन सा वर्ब है? बिल्कुल सही कहा आपने कि सर इज है, एम तो यूज कर नहीं सकते हैं। ठीक है, अब आइए जानते हैं कि एम किस सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है। तो जब आप सेंटेंस को आई से स्टार्ट करते हैं तो उसके साथ आपको क्या लगाना है? एम लगाना है। ठीक है, और अब आर किस सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है? तो आर जो आपको यूज करना है, ठीक है ना, जब आप सेंटेंस को यू से स्टार्ट करें, बी से स्टार्ट करें, दे से स्टार्ट करें, इवन किसी भी प्लुरल सब्जेक्ट से स्टार्ट करें तो उसके साथ आपको आर यूज करना है। किसके किसके साथ? यू, बी, दे तथा प्लुरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, ओ प्लुरल सब्जेक्ट क्या है इसके बारे में आप जानना चाहते हैं? बिल्कुल सही, समझिए। प्लुरल सब्जेक्ट, द वर्ड और थिंग दैट इज मोर देन वन इन नंबर इज सेड टू बी प्लुरल सब्जेक्ट। जिस व्यक्ति, वस्तु से एक से अधिक का बोध हो वो हमारा प्लुरल सब्जेक्ट होता है।
ठीक है, जैसे आपको बोलना होगा चिल्ड्रेन, तो चिल्ड्रेन क्या है, ये चाइल्ड का पुलर नॉन है। ठीक है, तो चाइल्ड जब का पुलर फॉर्म चिल्ड्रन हुआ तो चिल्ड्रन के साथ क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। समझ रहे हैं ना, चिल्ड्रन के साथ क्या लगेगा, आर। इसी ढंग से बहुत सारे ऐसे नॉन हैं जो दिखने में तो सिंगुलर लगते हैं लेकिन होते प्लुरल हैं। वो क्या है, जैसे कैटल, पीपल, ये सारे क्या है, दिखने में केवल सिंगुलर लग रहे हैं लेकिन इसके साथ आपको हमेशा क्या यूज करना है, आर यूज करना है। यदि आप इज यूज करते हैं इन सारे सब्जेक्ट के साथ तो 100% इनकरेक्ट हो जाता है। तो आप लोगों ने क्या क्या चेक कर लेना है इस स्ट्रक्चर्स में। सबसे पहले तो आप सही सब्जेक्ट के साथ सही वर्ब को अप्लाई कीजिए। समझ में आया, सही सब्जेक्ट के साथ सही वर्ब अप्लाई करने का मतलब क्या हो गया कि जब आप सेंटेंस को ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं तो इज लगाते हैं, आई के साथ एम लगाते हैं, यू बी दे तथा किसी भी पुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। अब ये किस टेंस का स्ट्रक्चर है इसके बारे में भी जान लीजिए, है ना। तो ये कह रहा है दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हेयर वन कैन शो वन प्रेजेंट पोजीशन एंड कंडीशन। ये स्ट्रक्चर किस टेंस का है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही स्ट्रक्चर है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर्स और किस तरह का स्ट्रक्चर्स है, तो यह ऐसा स्ट्रक्चर्स है जो प्रेजेंट का पोजीशन बतलाता है और कंडीशन बतलाता है। पोजीशन से हमारा तात्पर्य है पोस्ट, कि व्हाट यू आर, ठीक है ना, कि आप क्या हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, सिंगर हैं, ये सारे हमारे क्या हैं, प्रेजेंट पोजीशन बतलाते हैं। इसी प्रकार से कंडीशंस क्या हैं, जो हमारी कंडीशंस के बारे में बतलाता है, अवस्था कि हाउ यू आर, आप कैसे हैं। इट मीन्स कि रिच है, पुअर है, इल है, ये सारे हमारे कंडीशंस हैं, ठीक है। और नॉन क्या करता है सेंटेंस में, ये पोजीशन बतलाने का काम करेगा और एडजेक्टिव क्या करेगा, ये कंडीशन बतलाने का काम करेगा। आपको स्ट्रक्चर में दिया गया है सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस नॉन या एडजेक्टिव। तो हाँ, उसी चीज़ को देखना है कि जब आपको पोजीशन बतलाना होगा कि डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, वकील हैं, तो नॉन का यूज करेंगे। लेकिन जब कंडीशन बताना होगा तो आप क्या यूज करेंगे, जी हाँ, एडजेक्टिव का यूज करेंगे। आइए इसको एग्जाम्पल से समझ ले, ठीक है। जैसे देखिए एग्जाम्पल क्या कहता है, वह एक गायक है, ठीक है। तो वह का इंग्लिश क्या होता है, ही होता है, ही के साथ क्या लगता है, इज लगता है। और सिंगर, गायक क्या होता है, गायक का इंग्लिश क्या होता है, सिंगर। अब सिंगर एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो इसलिए इसके पहले साउंड के आधार पर आर्टिकल ए का यूज किया जाएगा, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर हुआ, ही इज अ सिंगर। अब देखिए सेकंड नंबर का एग्जांपल देखिए, कहा जा रहा आप एक नेता हैं, तो आपका इंग्लिश क्या होता है, यू। और यू के साथ किस वर्ब का यूज करते हैं, जी हाँ, आर का यूज करते हैं। और नेता क्या होता है, लीडर। तो लीडर एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल लगाना मैंडेटरी होता है। और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए या एन साउंड के आधार पर यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ क्या लग गया, ए लग गया, यू आर अ लीडर। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, ये दो एग्जाम्पल हमने दिया पोजीशन के लिए। अब ये दो एग्जाम्पल हम दे रहे हैं आपको कंडीशन बताने के लिए। जैसे हम लोग अमीर हैं, तो हम लोग अमीर हैं, हम लोग का क्या होगा, बी। बी के साथ क्या लेता है, आर। अब रीच एक एडजेक्टिव है तो ये क्या कर रहा है, कंडीशन बता रहा है। और एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। आप नहीं कर सकते बी आर आर रीच, इनकरेक्ट हो जाएगा ये। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, बच्चे नटखट हैं, चिल्ड्रेन आर नॉटी। बच्चे का क्या हो गया, चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन एक पुलर नॉन है इसलिए इसके साथ क्या लगाया गया, आर लगाया गया। नॉटी एक एडजेक्टिव है और ये क्या कर रहा है, कंडीशन बतला रहा है। आई होप कि यहाँ तक रूल 100% क्लियर हो गया होगा। देखिए इसमें हमने आपको नोट भी दे दिया है कि आप इसको याद रख सकें। देखिए यहाँ नोट में मैंने क्या लिखा है, यूज आर्टिकल ए ऑब्लिक एन बिफोर एनी सिंगुलर काउंटेबल नाउन अकॉर्डिंग टू साउंड। अब यहाँ इसका क्या मतलब हुआ, किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आपको आर्टिकल ए या एन का यूज करना है, और वो भी कब यूज करना, साउंड के आधार पर। साउंड करने का मतलब क्या है, जब कोई वर्ड का प्रोनाउंसिएशन
वॉवेल साउंड हो तो उसके पहले आर्टिकल एन का यूज होता है। और जब किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड से हो तो उसके पहले आर्टिकल ए का यूज होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, हमने कहा एप्पल, तो एप्पल क्या है? सबसे पहले तो ये देखिए, ये एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इसका प्रोनाउंसिएशन जो कर रहे हैं, मतलब हिंदी उच्चारण जो आप कर रहे हैं, इसको कैसे बोल रहे हैं? आप बोलते हो एप्पल, तो इसका ये वॉवेल साउंड हो गया। मतलब अ से अ तक का जो वर्ड आया उसको हम लोग क्या कहते हैं? वॉवेल साउंड कहते हैं। तो आप उसके पहले क्या लगाएंगे? एन एप्पल। ठीक है। उसी तरीके से यदि मैं बोलूं यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, अब इस वर्ड को पढ़िए, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है? यूनिफॉर्म, है ना? यूनिफॉर्म जब हो रहा है तो ये वॉवेल साउंड हुआ या कॉन्सोनेंट साउंड हुआ? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, ये कॉन्सोनेंट साउंड हुआ, क्योंकि क से ज्ञ तक का जब हिंदी उच्चारण होता है किसी वर्ड का तो वो हमारा कॉन्सोनेंट साउंड होता है। इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे? यूनिफॉर्म यूज करेंगे। आई होप समझ में आ गया कि मैंने इस रूल में क्या कहा है। यूज आर्टिकल ए और एन बिफोर एनी सिंगुलर काउंटेबल नाउन अकॉर्डिंग टू साउंड। ये साउंड समझ में आ गया? जी हाँ, आप सही। अब आगे देखिए ये क्या कह रहा है। रूल नोट नंबर 2 कहता है वी डू नॉट यूज एनी आर्टिकल बिफोर एडजेक्टिव अनलेस देयर इज एनी सिंगुलर काउंटेबल नाउन आफ्टर दैट एडजेक्टिव। जी हाँ, इसका मतलब ये हो गया कि हम एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं और तब तक यूज नहीं कर सकते हैं जब तक कि उस एडजेक्टिव के बाद कोई नॉन ना आ जाए। जैसे आपको हमने कहा ही इज ऑनेस्ट, तो ये या ही इज एन ऑनेस्ट हमने कहा, तो इस वर्ड को पहले क्या यूज किया गया है? एन यूज किया गया है। तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि ये जो इसके बाद वाला जो वर्ड आ रहा है ये नॉन होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है? ये एडजेक्टिव है। और जब हम एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं तो भी हमने कहा कि एडजेक्टिव के ठीक पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, इसलिए यहाँ एन इनकरेक्ट है। अब यहाँ देखिए, अब ये सही कब होता? जिसे हमने कहा होता ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन। तो आप ये देखिए कि इस एडजेक्टिव के बाद क्या यूज किया गया है? एक नाउन यूज किया गया है, इसलिए इस एडजेक्टिव के पहले एन का यूज किया गया है। आई होप समझ में आ गया होगा। और पॉइंट नंबर 2 भी। पॉइंट नंबर 3 देखिए, ये कह रहा है नेवर यूज ए और एन बिफोर एनी प्लूरल काउंटेबल नाउन। किसी भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल ए या एन का यूज नहीं करे। जैसे आपके सामने हमने कहा ए बॉयज, तो ए बॉयज ये कैसा नाउन है? ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और यदि आप इसके पहले ये आर्टिकल यूज करते तो ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, किसी भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए या एन का यूज नहीं किया जाता है। आई होप स्ट्रक्चर नंबर 3 से रिलेटेड आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। जिन लोग को ये पॉइंट क्लियर नहीं हुए हों काइंडली वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं। ठीक है, मैं उनको फिर से समझाने का कोशिश करूँगा। ठीक है, आइए स्ट्रक्चर नंबर 4 देखिए। स्ट्रक्चर नंबर 4 क्या है? स्ट्रक्चर नंबर 4 है सब्जेक्ट डू ऑब्लिक डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जी हाँ, स्ट्रक्चर नंबर 4 है सब्जेक्ट डू ऑब्लिक डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि डू किस सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाए और डज किस सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाए, है ना? तो यहाँ पर भी मैं आपको सबसे पहले ये क्लियर कर दूं कि जब आप सेंटेंस का सब्जेक्ट ही रखेंगे, सी रखेंगे, इट रखेंगे या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट रखेंगे तो इसके साथ क्या लगाना होगा? आपको डज यूज करना होगा। जब आप सेंटेंस को आई से स्टार्ट करते हैं, बी से स्टार्ट करते हैं, यू से स्टार्ट करते हैं या दे से स्टार्ट करते हैं या किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं तो उसके साथ क्या यूज करते हैं? डू यूज करते हैं। तो पहला स्टेप तो आपको सही सब्जेक्ट के साथ सही वर्ब प्रत्येक स्ट्रक्चर में चेक करना होगा, क्योंकि कॉमन इन सेंटेंस इम्प्लीमेंट फिल इन द ब्लैंक्स या क्लोज टेस्ट।
ठीक है ना। किसी भी चीज़ से क्वेश्चन दे सकता है, तो आपको स्टेप वाइज क्लियर करना होगा, समझ रहे हैं। अब सेकंड स्टेप इस स्ट्रक्चर में क्या चेक करना है, तो सेकंड स्टेप आपको जो चेक करना है इस स्ट्रक्चर में कि डू डज जहाँ कहीं भी आएगा उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म चाहिए, वर्ब का V1 फॉर्म चाहिए। यदि आप वर्ब का V2, V3, V4, V5 इनमें से कुछ भी यूज करते हैं तो ये 100% क्या होता है, इनकरेक्ट होता है। आप देख भी सकते हैं, हमने नोट में कर रखा है, ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जस्ट आफ्टर डू ऑब्लिक डज। इसका मतलब ये हो गया कि ये स्टेटमेंट में कहीं पे भी डू डज यूज किया गया है और आपको वर्ब यूज करना है, तो उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाएगा। क्या क्या यूज करेंगे तो गलत होगा। जी हाँ, V2, V3, V4 और V5 किसी भी कंडीशन में यूज करेंगे तो गलत होगा। अब ये किस टेंस का स्ट्रक्चर है, तो ये कह रहा है दिस इज द इम्फेटिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हेयर हिंदी सेंटेंस इज इंड विद ता ही तो है, ती ही तो है, ते ही तो है। जी हाँ, इसका पहचान यही है कि ये ता ही तो है, ती ही तो है, ते ही तो है से सेंटेंस अंत होता है। अब एग्जाम्पल भी देखिए ताकि समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे देखिए, वह हंसता ही तो है, तो अंत किस चीज से हो रहा सेंटेंस, ता ही तो है। अब जैसे ही ता ही तो है आप देखिए, तो उसको इंग्लिश अनुवाद करने के लिए सब्जेक्ट टू डच प्लस V1 का यूज कीजिए। तो अब देखिए, वह का इंग्लिश क्या होता है, ही के साथ क्या लगता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, डज लगता है, डज लगाइए। और यदि वर्ब यूज करना हो तो कौन सा फॉर्म, जी हाँ सही कहा, V1। तो हंसना क्या होता है, लाफ, और लाफ कौन सा फॉर्म है, ये V1 फॉर्म है, तो वह हंसता ही तो है, ही डज लाफ। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, मैं पढ़ाता ही तो हूँ, मैं का इंग्लिश आई के साथ डू। क्यों डू लगा, क्योंकि ये इम्फेटिक स्ट्रक्चर है और किसी भी इम्फेटिक स्ट्रक्चर्स के लिए क्या यूज किया जाता है, डू यूज किया जाता है या डज यूज किया जाता है, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार। अब पढ़ाना क्या क्या होता है, टीच, और टीच लिख दिए, ये कौन सा फॉर्म है, V1। और डू डच के बाद कौन सा फॉर्म चाहिए, V1 चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2 क्लियर हो गया। तो एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, वे लोग एक गाना गाते ही तो हैं, वे लोग का इंग्लिश दे के साथ, जी डू के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म, सही कहा आपने, V1। तो सिंग V1 हो गया, और ए सॉन्ग क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब बताइए कितना आसान है ये। जब आपको याद होता है तो आप किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप स्ट्रक्चर्स को अच्छे से याद कीजिए और उसको डे टू डे लाइफ में यूज कीजिए, चाहे आप रिटन सेक्शंस में यूज करें या स्पोकन सेक्शंस में यूज करें। यूज करेंगे तभी आपको माइंड में रहेगा, बिकॉज विद्या योगेंद्र क्षते, अभ्यास से ही विद्या की रक्षा होती है। ठीक है, स्ट्रक्चर नंबर 4 भी क्लियर हो गया, हर एक पॉइंट इसमें क्लियर हो गया। हाँ, यदि क्लियर हो गया तो आपका इजाज़त हो आगे बढ़ने का। ठीक है, तो मैं बढ़ता हूँ आगे। देखिए स्ट्रक्चर नंबर 5 क्या है, स्ट्रक्चर नंबर 5 है सब्जेक्ट हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉन। जी हाँ, स्ट्रक्चर नंबर 5 है सब्जेक्ट हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉन। अब यहाँ क्या किन किन बातों पे ध्यान रखना है इस स्ट्रक्चर्स में, तो सबसे पहले तो यही बात आपको कि सही सब्जेक्ट के साथ सही वर्ब अप्लाई करना है। अब इसका मतलब क्या हो गया, सही सब्जेक्ट के साथ सही वर्ब अप्लाई करने का मतलब क्या हो गया हमारा, कि जब आप सेंटेंस को ही से स्टार्ट करते हैं, सी से स्टार्ट करते हैं, इट से स्टार्ट करते हैं, या किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं, तो उसके साथ आपको क्या लगाना है, हैज लगाना है। ठीक है, अब
अब हैव कब लगाना है, किस सब्जेक्ट के साथ लगाना है, तो जब आप सेंटेंस को आई से स्टार्ट करें, बी से स्टार्ट करें, यू से स्टार्ट करें, दे से स्टार्ट करें या किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट से स्टार्ट करें तो आपको हैव लगाना है। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हुआ। इसमें इस बात को सबसे पहले ध्यान रखना है कि किस सब्जेक्ट के साथ हैज लगेगा, किस सब्जेक्ट के साथ हैव लगेगा। ठीक है, तो देखिए ये किस टेंस का स्ट्रक्चर है, तो ये कह रहा है दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हेयर वन कैन शो वंस प्रेजेंट पोजीशन। प्रेजेंट पोजीशन का मतलब क्या हो गया, वर्तमान का अधिकार, कि आपके पास क्या है, व्हाट यू हैव इन प्रेजेंट। जो आपके पास प्रेजेंट में है वही आपका वर्तमान का अधिकार है। एग्जाम्पल से समझ लीजिए इसको। जैसे कहा गया उसके पास एक कुत्ता है, तो उसके के लिए क्या यूज करेंगे, ही। और ही के साथ अभी आपने किस वर्ब का यूज बताया गया यूज करने के लिए, जी हाँ बिल्कुल सही कहा, हैज। अब एक कुत्ता, तो एक कुत्ता, कुत्ता क्या होता है, डॉग, और डॉग एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और अभी हमने बताया था कि किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए या एन का यूज किया जाता है, इसलिए इसका पूरा अनुवाद क्या होगा, ही हैज अ डॉग। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, मेरे पास एक मोबाइल है, तो मेरे का क्या हुआ, है, आई के साथ हैव। एक मोबाइल, आ मोबाइल, मोबाइल भी एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले भी आर्टिकल ए का यूज किया गया है। आपको ये ध्यान रखना है कि हिंदी में एक लिखा हुआ रहे या न रहे, लेकिन यदि कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तो आपको यूज क्या करना होगा, ए लगाकर ही यूज करना होगा। जैसे हम केवल बोले मेरे पास मोबाइल है, तो आपको क्या बोलिएगा, आई हैव अ मोबाइल। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, हम लोगों के पास धन है। हम लोगों के पास, तो हम लोग का क्या होता है, बी के साथ हैव, और धन का मनी, तो बी हैव मनी। ठीक है, अब यहाँ देखिए स्ट्रक्चर नंबर 6। स्ट्रक्चर नंबर 6 क्या है, सब्जेक्ट इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। जी हाँ, सब्जेक्ट इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस स्ट्रक्चर में किन पॉइंट्स पे केयर करना है, वही जो प्रीवियस स्ट्रक्चर्स में आपको केयर करते आए हैं, मतलब कि सही सब्जेक्ट के साथ सही वर्ब को चेक करना है। सबसे पहले तो आप देखिए कि इज किस सब्जेक्ट के साथ यूज करना है, पहले भी बताया गया है, बहुत अच्छा। ही, सी, इट या किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना है, आपको इज लगाना है। आई के साथ क्या लगाना है, एम लगाना है। जब सेंटेंस को आप यू से स्टार्ट करें, बी से स्टार्ट करें, दे से स्टार्ट करें या किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट से स्टार्ट करें तो क्या लगाना है, आर लगाना है। ठीक है, तो पहला स्टेप क्लियर हो गया कि कहाँ इज यूज करना है, कहाँ एम यूज करना है और कहाँ आर यूज करना है। अब चौथा जो स्टेप इसमें चेक करना है कि जब जैसे ही आप इज एम आर यूज करते हैं, इज एम आर, तो इज एम आर के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना है, कंटिन्यूअस फॉर्म में V4 फॉर्म का यूज करना है। ये कह रहा है आफ्टर इज एम आर यूज V4 इफ द सेंटेंस इज इन कंटिन्यूअस फॉर्म। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि यदि सेंटेंस इज एम आर दिया हुआ है और उसके बाद आपसे वर्ब यूज करने के लिए कहा जाए, तो उसके बाद वर्ब का जो है वो 2 फॉर्म यूज किया जाता है, या तो V3 यूज किया जाता है या तो V4 यूज किया जाता है। यदि सेंटेंस पैसिव है तो V3 यूज कर दीजिए, यदि सेंटेंस कंटिन्यूअस है तो V4 यूज कर दीजिए। जी हाँ, यदि आप वर्ब का V1, V2 या V4 फॉर्म यूज, V5 फॉर्म यूज करते हैं तो 100% ये इनकरेक्ट होता है। तो इसलिए इसमें कहीं भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर क्या हम V1, V2 या V5 का यूज कर सकते हैं, तो आप हमारा आंसर यही होगा कि ऐसा कोई भी कंडीशंस नहीं है कि इज एम आर के बाद V1, V2 या V5 का यूज किया जा सके। बस केवल
ये ध्यान रखना है कि यदि सेंटेंस पैसिव है तो V3 यूज कीजिए, यदि सेंटेंस कंटिन्यूअस फॉर्म में है तो V4 फॉर्म यूज कीजिए। ठीक है, चाहे वो कॉमन एयर का क्वेश्चन हो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का हो, फिल इन द ब्लैंक्स का हो। ठीक है, अब यहाँ देखिए रूल नंबर 5 क्या कहता है, आफ्टर ईच एम आर यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इफ द सेंटेंस इज इन पैसिव फॉर्म। जी हाँ, अभी हमने कहा कि यदि सेंटेंस पैसिव हो तो इज एम आर के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म चाहिए? जी हाँ, V3 फॉर्म चाहिए। कौन सा कंडीशन में? जब ये सेंटेंस ये पता चले कि पैसिव में हो। ठीक है, कंटिन्यूअस फॉर्म में रहने पर V4 और पैसिव में रहने पर V3। अब क्या क्या फॉर्म यूज करते हैं तो गलत होता है? तो ये कहता है नेवर यूज फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब आफ्टर ईज एम आर इन द सेंटेंस एट एनी कॉस्ट। किसी भी कीमत पर ईज एम आर के बाद ईज एम आर के बाद वर्ब का V1, V2 या V5 फॉर्म यूज ना करें। ये शर्त आपको याद रखना होगा इस स्ट्रक्चर्स के लिए। अब ये कौन से टेंस का स्ट्रक्चर है? तो ये है दिस इज द एक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव स्ट्रक्चर है। अब इस टेंस का क्या पहचान है? इस टेंस का पहचान यह है, हेयर हिंदी सेंटेंस इज इंड विथ रहा है, रही है, रहे हैं। इस सेंटेंस का पहचान ये है कि सेंटेंस के अंत में क्या लगा रहेगा? रहा है, रही है, रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे दिया गया है वह खेल रही है, तो वह के लिए क्या हुआ? सी के साथ इज खेलना का, प्ले का V4 प्लेइंग। जी हाँ, V4 बनाने के लिए जो वर्ब 1 है उसमें आपको क्या जोड़ना है? ING जोड़ देंगे तो ये हमारा कौन सा फॉर्म बनेगा? V4 फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं का आई के साथ एम, पढ़ाना का, टीच और टीच का V4 टीचिंग। जी हाँ, किसी भी मेन वर्ब में यदि आप ING जोड़ देते हैं तो वो वर्ब का V4 फॉर्म बन जाता है। बहुत आसान है इसको बनाना। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग का, जी हाँ, हम लोग क्या होता है? बी के साथ आर, पढ़ना का रीड और अखबार क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, तो वी आर रीडिंग द न्यूज पेपर। आई होप कि स्ट्रक्चर नंबर 6 का हर एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। ठीक है ना, आप किसी भी बुक से उठा लीजिए, एक्टिव पैसिव उससे प्रैक्टिस कीजिए, ट्रांसलेशन प्रैक्टिस कीजिए। आगे तो हम कॉमन एयर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट के लिए भी वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे ही। ठीक है, पहले हम लोग का बेस तो स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं स्ट्रक्चर नंबर 7। स्ट्रक्चर नंबर 7 क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर नंबर 7 क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ सवाल उठता है कि किस सब्जेक्ट के साथ इज यूज किया जाए, किस सब्जेक्ट के साथ एम यूज किया जाए और किस सब्जेक्ट के साथ आर यूज किया जाए। तो फिर हमारा आंसर वही होगा कि जब आप सेंटेंस को ही से स्टार्ट करें, सी से स्टार्ट करें, इट से स्टार्ट करें या किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट से स्टार्ट करें तो उसके साथ क्या लगाइए? इज लगाइए। ठीक है, तो ये तो समझ में आया कि इज कब यूज करना है। अब आई किसके साथ यूज करना है? आई के साथ क्या यूज किया जाता है? एम, बिल्कुल सही। अब जब आप सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो? यू, बी, दे या प्लूरल सब्जेक्ट, तो आपको क्या लगाना है? आर लगाना है। पहला स्टेप तो हमने ये चेक कर लिया कि किस सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाएगा, किसके साथ एम यूज किया जाएगा और आर कब यूज किया जाएगा। ठीक है ना। अब जो है इस स्ट्रक्चर्स में और क्या चेक किया जा सकता है? कॉमन एयर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट या एक्टिव पैसिव को ऑप्शन को छांटने के लिए तो आपको ये ध्यान रखना है कि इज एम आर के बाद, इज एम आर के बाद आपको ये देखना है कि हमेशा क्या यूज कीजिए?
कंटिन्यूअस फॉर्म में पैसिव बनाने के लिए बिंग का यूज कीजिए। आफ्टर इज एम आर ऑलवेज यूज बिंग। यदि आप बी या बी डबल एन बिन यूज करते हैं तो ये 100% क्या होता है, इनकरेक्ट। किसके बाद, जी हाँ, यदि इज एम आर के बाद आप बी या बिन यूज करते हैं तो ये 100% इनकरेक्ट होता है। ठीक है, दूसरा स्टेप ये चेक कर लेने के बाद जो तीसरा स्टेप आपको यूज करना है, बिंग के बाद आने वाले वर्ब पे केयर करना है। ये कह रहा है आफ्टर बिंग ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, है ना। आपको बिंग के बाद हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म चाहिए, जहाँ कहीं भी ये बिंग आ जाएगा इसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म चाहिए, जी हाँ, V3 चाहिए, मतलब कि थर्ड फॉर्म चाहिए। यदि आप फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म इनमें से कुछ भी यूज करते हैं तो ये 100% इनकरेक्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, जब ये चेक कर लेते हैं तो उसके बाद ये कह रहा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको चेक करना है इस स्ट्रक्चर में, चेक द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। जी हाँ, V3 का करेक्ट फॉर्म चेक कर लीजिए कि वो सही दिया गया है कि गलत दिया गया है। जैसे बहुत बार होता है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है इनकरेक्ट दिया हुआ रहता है। जैसे आपका बाइट है, BITE, बाइट कौन सा फॉर्म है, ये V1 फॉर्म है। V2 इसका क्या होगा, बिट होता है। और V3 क्या होता है, बताइए। अब बताइए, बाइटेड होगा या बिटेन होगा। ठीक है, तो जिन भाई लोगों को तो याद होगा वो तो बता दें कि सर बिटेन होगा, लेकिन जिनको नहीं याद होगा तो वो कंफ्यूज होंगे और अल्टीमेटली वो बाइटेड को टिक करके चले आएंगे, तो ये क्या होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। इसलिए करेक्ट फॉर्म याद रहना मैंडेटरी है। ठीक है, अब एग्जाम्पल से समझिए कि एग्जाम्पल क्या है। जी हाँ, देखिए वो पैसिव स्ट्रक्चर किसका था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। एग्जाम्पल यहाँ देखिए, जैसे एक्टिव स्ट्रक्चर क्या था, ही इज टीचिंग अस, सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। सब्जेक्ट हो गया, इज हो गया, V4 हो गया और अस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब आपको पैसिव बनाना है, तो पैसिव बनाने के लिए हमने इसका पार्ट 2 का वीडियो बना रखा था कि किस प्रकार से एक्टिव से पैसिव को चेंज किया जाता है। ठीक है ना, तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला काम क्या करना है, जब सेंटेंस एक्टिव फॉर्म में दिया हुआ हो तो सबसे पहला काम कीजिए कि जो सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है, ये अस क्या है, ऑब्जेक्ट है। अस क्या है, अस क्या है, ऑब्जेक्ट है। बहुत अच्छा, ये अस हमारा ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट को क्या करना होता है, सब्जेक्ट बनाना होता है। तो अस को क्या किया गया, बी बना दिया गया। बी के साथ क्या लगता है, आर। अब उसको स्ट्रक्चर में बैठा दीजिए। आर के बाद बिंग, बिंग के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म, जी हाँ, थर्ड फॉर्म। तो टीच का V3 टॉट, उसके बाद बाई और ही का ऑब्जेक्ट हिम। ही को किस चीज़ में चेक कन्वर्ट करते हैं, हिम में। तो ही इज टीचिंग अस, बी आर बिंग टॉट बाई हिम। एग्जाम्पल नंबर 2 को भी समझिए। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है, बी आर बी बिटिंग हिम। तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, हिम, और हिम को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, ही के साथ इज। इज एम के बाद पैसिव में क्या लगाते हैं, कंटिन्यूअस फॉर्म में, जी हाँ, बिंग। तो बिंग लगा दीजिए। बिंग के बाद V3, तो बिट का V3, बिट का V3, बिटेन, वहाँ गलत लिखा गया है, बिट का V3, बिटेन, BEATEN, बिटेन। यहाँ इस टॉट को नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पे वर्ब दे रखा है बिट, तो बिट का क्या होता है, बिटेन। तो यहाँ बिटेन बना लीजिए आप उसको। ठीक है, अब इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, दे आर चीटिंग यू, है ना, दे आर चीटिंग यू। देखिए यहाँ ये टाइप गलत हो गया है पैसिव में भी। देखिए यू का ये क्या हो जाएगा, यू, यू के साथ आर, आर के बाद बिंग, उसके बाद V3 चाहिए। तो वर्ब यहाँ पर क्या है, चिट है ना। तो चिट का जो V3 होता है वो क्या होता है, ये इसको आपको ध्यान रखना है कि चिट का जो V3 होता है वो चिटेड होता है। ठीक है ना, तो बी आर बिंग चिटेड बाई और दे का देम। क्लियर है, वो टाइपिंग का मिस्टेक हो गया है। ठीक है ना, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से। अब आगे देखिए, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो आगे बढ़ा जाए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए स्ट्रक्चर नंबर 8 देखिए। अब स्ट्रक्चर नंबर 8 क्या है, स्ट्रक्चर नंबर 8 है सब्जेक्ट
हैज ऑब्लिक हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर नंबर 8 है सब्जेक्ट हैज ऑब्लिक हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर्स में किन किन पॉइंट्स पे केयर करना है? तो सबसे पहले तो आपको वही सही सब्जेक्ट के साथ सही वर्ब को केयर करना है। ठीक है, इट मीन्स ये हो गया कि जब आप सेंटेंस को ही से स्टार्ट करें, सी से स्टार्ट करें, इट से स्टार्ट करें या किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट से स्टार्ट करें तो उसके साथ क्या लगाइए? हैज लगाइए। जब आप सेंटेंस को आई से स्टार्ट कीजिए, बी से स्टार्ट कीजिए, यू से स्टार्ट करें, दे से स्टार्ट करें या किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट से स्टार्ट करें तो उसके साथ क्या लगाइए? हैव लगाइए। ठीक है, अब जब ये आपसे चेक कर ले तो अगला स्टेप आपको ये देखना है कि हैज हैव के बाद, ठीक है ना, किस प्रकार के वर्ब का यूज किया जाता है। हैज हैव के बाद किस प्रकार का वर्ब यूज किया जाता है उसको जरूर चेक करें। ठीक है, तो ये कहता है ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आफ्टर हैज हैव। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि जहाँ कहीं भी स्टेटमेंट में हैज हैव आया हुआ है तो उसके बाद यदि वर्ब यूज करना हो तो वो थर्ड फॉर्म में आएगा। यदि आप फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म यूज करते हैं तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जी हाँ, सारा का सारा गलत हो जाएगा। यहाँ मैंने लिख भी दिया है कि इफ़ यू यूज फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म आफ्टर हैज और हैव इट विल बी रॉन्ग। ठीक है, अब ये जानिए किस टेंस का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 किस टेंस का स्ट्रक्चर है। तो ये देखिए, ये कह रहा है, देखिए ये कहता है दिस इज द एक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव स्ट्रक्चर है। और यहाँ हिंदी सेंटेंस जो अंत होता है उसके अंत में क्या लगा होता है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये हैं। ठीक है ना, मतलब कि जिस सेंटेंस के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये हैं लगा हुआ हो उसको आपको किस टेंस का समझना चाहिए? जी हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। और इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर पर डिपेंड है? तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 को देखकर। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, कहता है मैं एक कार खरीद चुका हूँ या मैंने एक कार खरीद लिया है। दोनों में से कुछ भी दिया हुआ रहेगा तो आपको सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 के स्ट्रक्चर पर सेंटेंस को पुट करना होगा। तो मैं का आई के साथ हैव, खरीदना का बाई का V3 बॉट, एक कार क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। उसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, वह खाना खा चुका है या उसने खाना खा लिया है। चुका है या है जिसके अंत में होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 के स्ट्रक्चर पर पुट करना है। तो वह का क्या होता है? ही के साथ हैज का V3 इटेन और खाना का फूड, तो ही हैज इटेन फूड। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया आप लोग को? आई होप कि स्ट्रक्चर नंबर 8 का भी हर एक पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं उनको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और बेल बटन को क्लिक कर लेना चाहिए ताकि हमारे वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। समझ रहे हैं बात को? और वीडियो को यदि आप समझ रहे हैं तो 1 लाइक तो ज़रूर बनता है हमारा। ठीक है, तो आइए जानते हैं स्ट्रक्चर नंबर 9 क्या कहता है। स्ट्रक्चर नंबर 9 कहता है सब्जेक्ट हैज ऑब्लिक हैव प्लस बिन प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। जब आप सेंटेंस को, मतलब कि स्ट्रक्चर क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बिन प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस स्ट्रक्चर्स को भी ध्यान में रखना है कि किस सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज होगा, किस सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज होगा। तो जो पीछे वाले स्ट्रक्चर में यूज किए, मतलब सब्जेक्ट प्लस हैज हैव में, वही चीज़ यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप सेंटेंस को ही से स्टार्ट करें,
सी से स्टार्ट करे, इट से स्टार्ट करे या किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट से स्टार्ट करे तो उसके साथ हैज लगाएं। यदि आप हैव लगाते हैं तो इनकरेक्ट हो जाएगा। यदि आप सेंटेंस को आई से स्टार्ट करते हैं, बी से स्टार्ट करते हैं, यू से स्टार्ट करते हैं, दे से स्टार्ट करते हैं या किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं तो उसके साथ क्या लगाया जाता है? हैव लगाया जाता है। यदि आप इन सारे सब्जेक्ट के साथ हैज लगा देंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। तो सही आपको सबसे पहला स्टेप क्या चेक कर लेना है? सही सब्जेक्ट के साथ सही वर्ब। और जब ये सही मिल जाए तो सेंटेंस को आगे चेक करने के लिए क्या कीजिए? आप ये देखिए कि सेंटेंस को कि हैज हैव के बाद बिन का यूज हो रहा है या नहीं। ये कह भी रखा है यूज बिन आफ्टर हैज और हैव इन द पैसिव वॉइस, नेवर यूज बी और बिंग, नेवर यूज बी और बिंग आफ्टर हैज और हैव। इसका मतलब ये हो गया कि जब आप हैज हैव यूज करते हैं और उसके बाद यदि सेंटेंस पैसिव बनाना हो तो उसके बाद आप ये देखिए कि इसके बाद बी डबल एन बिन का यूज किया गया है या नहीं। यदि बिन नहीं आ रहा है, उसकी जगह पे बी या बी ई आई एन जी बिंग यूज किया गया हो तो उस ऑप्शन को सबसे पहले आप इलिमिनेट कीजिए। चाहे वो कॉमन एयर का ऑप्शन हो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का हो, फिल इन द ब्लैंक्स का हो, क्लोज टेस्ट का हो या एक्टिव से पैसिव का ऑप्शन हो। इतना पॉइंट आपको चेक करना ही पड़ेगा। अब क्या इतना चीज़ चेक करके इस स्ट्रक्चर को छोड़ देना है? जी नहीं, इतना चीज़ केवल करके छोड़ना नहीं है। इसके आपके आगे ध्यान रखना है क्या कि आफ्टर बिन यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द पैसिव वॉइस। यदि सेंटेंस पैसिव है तो बी डबल एन बिन के बाद कौन सा वर्ब यूज करें? थर्ड फॉर्म यूज करें। यदि आप V1, V2, V4 या V5 यूज करते हैं बिन के बाद और सेंटेंस पैसिव जा रहा हो तो वो क्या हो जाएगा? V1, V2, V4, V5 ये सारे के सारे गलत हो जाएंगे। पैसिव में बिन के बाद भी हमेशा V3 का यूज किया जाता है। ठीक है, आइए अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लें। एग्जाम्पल देखिए, ये कह रहा है, देखिए क्या कहता है, ही हैज कॉल्ड यू। ये एक्टिव स्ट्रक्चर है। अब इसको पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या करना है? वही स्टेप अप्लाई करना है। कौन सा स्टेप? पहले तो जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव का पैसिव में लाकर उसको सब्जेक्ट बना दें। तो यू का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों में यूज किया जाता है, तो यू को सब्जेक्ट बना दिया गया। यू के साथ आपको क्या बताया गया? कौन सा वर्ब? हैव बताया गया। हैज हैव का पैसिव हैज हैव लगा कर ही बनाना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए हैव लग गया। इसके बाद क्या लगाना है? बिन लगाना है, बिन लगा दीजिए। फिर V3 चाहिए तो यहाँ ऑलरेडी V3 दिया हुआ कॉर्ड, तो कॉर्ड लिख दीजिए बाई। और ही का हिम, ही का हिम। बहुत अच्छा। इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, सी हैज हेल्प्ड मी। तो क्या हो जाएगा? मी का आई, जो ये मी ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाना, तो आई के साथ हैव, हैव के बाद बिन, उसके बाद V3 चाहिए तो हेल्प्ड, हेल्प का है V3 हेल्प्ड ही रहता है, बाई और सी का हर। बहुत अच्छा। अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 3 कहता है आई हैव ब्रोकन इट। तो इट ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना दीजिए। इट, इट के साथ क्या लगेगा? हैज, हैज के बाद बिन, ठीक है, उसके बाद V3, ब्रोकन का ब्रोकन, बाई लगा दीजिए। और जो आई है उसको, ये जो आई है उसको क्या करना है? ऑब्जेक्ट बना देना। तो आई का ऑब्जेक्ट मी। आई होप कि इस स्ट्रक्चर्स का भी आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आइए तो इसी के साथ हम स्ट्रक्चर नंबर 10 भी आज पढ़ लेते हैं। और ये स्ट्रक्चर नंबर 10 इस वीडियो का आखिरी स्ट्रक्चर्स है। स्ट्रक्चर नंबर 11 से स्ट्रक्चर नंबर 20 मैं इसका नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा और स्ट्रक्चर नंबर 21 से 25 का अगले वीडियो में अपलोड करूंगा। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमसे पूरा क्लास लेना चाहते हैं तो वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन पर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। तो आइए समय ना वेस्ट करते हुए स्ट्रक्चर नंबर 10 को भी हम लोग समझे। स्ट्रक्चर नंबर 10 क्या कहता है? सब्जेक्ट हैज ऑब्लिक हैव प्लस बिन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम।
ठीक है, स्ट्रक्चर हमारा क्या है, सब्जेक्ट हैज ऑब्लिक हैव प्लस बिन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। अब इसमें आपको कॉमन एयर सेंटेंस इंप्रूवमेंट फिल इन द ब्लैंक्स या क्लोज टेस्ट के लिए 4 से 5 पॉइंट पे केयर करना है। सबसे पहला तो आप क्या चेक कर लीजिए, सही सब्जेक्ट के साथ सही वर्ब को चेक कर लीजिए। इसका मतलब ये हो गया कि किस सब्जेक्ट के साथ आपको हैज लगाना है और किस सब्जेक्ट के साथ हैव लगाना है। तब जब आप सेंटेंस को ही से स्टार्ट करते हैं, सी से स्टार्ट करते हैं, इट से स्टार्ट करते हैं या किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं तो उसके साथ क्या लगाइए, हैज लगाइए। जब सेंटेंस को आप आई से स्टार्ट करें, बी से स्टार्ट करें, यू से स्टार्ट करें, दे से स्टार्ट करें या किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट से स्टार्ट करें तो उसके साथ हैव लगाएं। ये तो पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप आपको ये ध्यान रखना है कि हैज हैव के बाद है ना बिन का यूज करें। हैज हैव के बाद क्या यूज करें, बिन का यूज करें। वेदर द सेंटेंस इज इन पैसिव और इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। कहने का मतलब क्या है कि यदि सेंटेंस पैसिव में भी हो तो हैज हैव के बाद बिन यूज करें, यदि परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी जा रहा है तो हैज हैव के बाद बिन यूज करें। लेकिन जो बात आपको ध्यान रखना, ये ध्यान रखना है कि यदि आप इस हैज और हैव के बाद क्या क्या यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा, है ना। यदि आप बी यूज कर देते हैं या BEING बिंग यूज कर देते हैं तो ये 100% इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसको करेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, हैज हैव के बाद देखिए कि किस ऑप्शन में बिन आ रहा है। जिस ऑप्शन में हैज हैव के बाद बिन रहेगा वही ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि हैज हैव के बाद कोई भी ऐसा कंडीशंस नहीं है कि बी या बिन का यूज किया जा सके। ठीक है, केवल और केवल क्या होगा, बिन का यूज होगा। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 को समझिए। पॉइंट नंबर 4 कहता है बिफोर सिंस फॉर प्लस टाइम द सेंटेंस शुड बी बेस्ड ऑन सब्जेक्ट हैज हैव बीन प्लस V4 नॉन एडजेक्टिव और मे बी बेस्ड ऑन सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 इफ द verb इफ द verb इज नॉट यूज्ड इन कंटिन्यूअस फॉर्म। अब इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जब सेंटेंस में सिंस या फॉर का कहीं पे भी जिक्र हो और उसके बाद टाइम दिया हुआ रहे, इसके बाद क्या दिया हुआ रहे, टाइम दिया हुआ रहे, तो इसके पहले का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव के स्ट्रक्चर पर बेस्ड होगा। ठीक है ना। यदि आप इज, एम, आर, वाज, वर, V4 का स्ट्रक्चर यूज कर देते हैं तो गलत हो जाता है। V1, V5 या V2 का स्ट्रक्चर भी यूज करते हैं तो वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि सिंस और फॉर के पहले आपको परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही स्ट्रक्चर यूज करना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर किसी भी कीमत पर यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया है। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है बिफोर सिंस फॉर प्लस टाइम नेवर यूज द सेंटेंसेज दैट आर बेस्ड ऑन सब्जेक्ट इज, एम, आर, बाज, वर प्लस V4 और बेस्ड ऑन सब्जेक्ट V1, V5, V2 और V5 एट एनी कॉस्ट। इसका मतलब हो गया कि सिंस फॉर के पहले किसी भी कीमत पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर का यूज नहीं करें। अब ये आइए स्ट्रक्चर नंबर टेंस, किस टेंस का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ ये दे रखा है दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हेयर हिंदी सेंटेंसेज इंड विथ ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल को समझ लीजिए। जिसे यहाँ दे रखा है वह 2 वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ता आ रहा है, तो वह के लिए ही के साथ हैज, हैज के बाद बिन, बिन के बाद V4 रीडिंग इस विद्यालय में, इन दिस स्कूल। फिर 2 ईयर्स है तो 2 ईयर्स के पहले क्या लगा दीजिए, फॉर। अभी मैं तुरंत इसी वीडियो में आपको सिंस ऑफ फॉर का यूज बता दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, आधा अधूरा वीडियो को देखकर आप नहीं समझ सकते हैं। ठीक है,
एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, मैं सुबह से पढ़ाता आ रहा हूँ, तो मैं का आई के साथ हैव के बाद बीन, पढ़ाना का टीच का भी फॉर टीचिंग, सुबह से सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अब आइए हम लोग जानते हैं यूज ऑफ सिंस और फॉर। देखिए, तो सिंस का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। ठीक है, तो सिंस को यूज करने के लिए आपको बताया जा रहा है कि जब आप सेंटेंस को किस चीज़ से स्टार्ट करें, मतलब कि जब तो देखिए, सिंस का कब यूज करते हैं, तो यहाँ देखिए बिफोर द नेम ऑफ, और लिस्ट हमने यहाँ लिख दिया, बहुत इजी में समझ में आ जाएगा कि कहाँ सिंस यूज करना है और कहाँ फॉर यूज करना। 7 डेज के नाम के पहले आपको, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये सब हो गया, तो उसके पहले क्या लगाना होगा, सिंस लगाना होगा। 12 मंथ्स का नाम आ गया सेंटेंस में, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, तो उसके पहले भी आपको क्या लगाना होगा, सिंस लगाना होगा। किसी भी ईयर्स का नाम आ गया, ठीक है, जैसे 1869, 1947, 1948, 1950, ये सारे ईयर्स के नेम हैं, है ना, तो उसके पहले भी आपको क्या लगाना है, सिंस लगाना है। किसी भी फेस्टिवल्स के नाम के पहले, है ना, जैसे होली, दिवाली, ईद, दुर्गा पूजा, ये कुछ भी फेस्टिवल्स के नाम आ जाएगा, तो उसके पहले क्या लगाना होगा, सिंस या फॉर लगाना होगा। इसी तरीके से किसी भी सीजन्स का नाम आ जाता है, समर आज सीजन, विंटर सीजन, रेनी सीजन, ऑटम सीजन, तो उसके पहले आपको क्या यूज करना है, सिंस का यूज करना है। ठीक है, अब घड़ी का समय, जैसे आपको बोलना हो ओ क्लॉक, 7 AM, 8 PM, तो भी आपको क्या यूज करना होगा, है ना। यदि लिखा हुआ रहेगा ओ क्लॉक या AM या PM, तो आपको उसके पहले क्या यूज करना होगा, सिंस का यूज करना होगा। सिंस 6 o'clock, सिंस 7 o'clock, सिंस 8 AM, सिंस 8 PM। ठीक है, इसी तरीके से जब कोई भी पार्ट्स ऑफ डे का नाम आ जाए, तो उसके पहले भी आपको सिंस का यूज करना होगा। जैसे आई हैव बिन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव बिन टीचिंग सिंस इवनिंग, आई हैव बिन टीचिंग सिंस आफ्टरनून, आई हैव बिन टीचिंग सिंस सनराइज। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग याद रख सकते हैं कि कहाँ यूज करना है सिंस। ठीक है, अब इसी तरीके से और भी देखिए लिस्ट, कि जब आपका स्टेज ऑफ वंस लाइफ आ जाए, माने जीवन की बहुत सारी अवस्थाएं होती है, उनमें से कुछ है चाइल्डहुड, यूथ, एडोलसेंस, तो उसके पहले भी आपको क्या लगाना है, सिंस लगाना है। जैसे आई हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस चाइल्डहुड। ठीक है, किसी इवेंट्स का नाम आ जाए, तो उसके पहले भी आपको क्या यूज करना है, सिंस का यूज करना है। जैसे सिंस मैरिज, सिंस अराइवल, सिंस डिपार्चर, सिंस बर्थ, सिंस डेथ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि कहाँ यूज सिंस का करना और कहाँ फॉर का यूज करना, क्योंकि कॉमन एयर सेंटेंस इंप्रूवमेंट में इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस को दिया जाता है। ठीक है, अब ये जानते हैं कि यूज ऑफ फॉर कहाँ होता है। यदि न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद क्या लिखा हुआ रहे, सेकंड, मिनट, आवर, डे, वीक, मंथ, ईयर, डिकेड, सेंचुरी लिखा रहे, तो उसके पहले फॉर का यूज करें। इसका मतलब ये हो गया कि देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप कोई न्यूमरल एडजेक्टिव लिख रहे हैं, ठीक है ना, न्यूमरल एडजेक्टिव कहने का मतलब क्या हो गया, न्यूमरल एडजेक्टिव कहने का मतलब हमारा हो गया कि 1, 2, है ना, 3, ये कुछ भी आ सकता है, काउंटिंग नंबर जो भी हैं, है ना, यदि वो दिया हुआ रहे और उसके बाद क्या लिखा हुआ रहे, मिनट लिखा हुआ रहे, आवर लिखा हुआ रहे, है ना, डे लिखा हुआ रहे, बिग लिखा हुआ रहे, ठीक है ना, तो इसके पहले आपको क्या यूज करना है, फॉर का यूज करना है। जैसे आपको बोला जाए क्या, आई हैव बीन, देखिए जैसे हमने कहा आई हैव बीन टीचिंग, ऑप्शन में हमने दिया ब्लैंक 2 आवर्स, तो अब बताइए यहाँ 2 क्या है, ये न्यूमरल एडजेक्टिव है, इसके बाद क्या लिखा गया, आवर्स लिखा गया, तो इसके पहले क्या लगेगा, फॉर लगेगा। आई होप समझ में आ गया होगा कि कहाँ सिंस यूज करना है, कहाँ फॉर यूज करना है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं स्ट्रक्चर नंबर 10 के साथ अंत करते हुए यहाँ पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और अगले वीडियो को अपलोड मैं ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक आप देखें, समझें, ठीक है, और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।